एक्टलस के क्रूर साम्राज्य में सिंहासन का रास्ता खून से होकर गुजरता है। सम्राट कई उत्तराधिकारियों को जन्म देकर सबसे शक्तिशाली के जीवित रहने को सुनिश्चित करता है, ताकि वे उत्तराधिकार की घातक प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सके। नियम सरल है, मारो या मर जाओ। ताज पर दावा करने के लिए सभी प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना होगा। केवल अंत तक टिके रहने वाला ही साम्राज्य का वारिस होगा। इस निर्दयी परंपरा के बीच एक बच्चा विजयी होकर उभरा, जिसकी उम्र केवल 13 वर्ष थी। जबकि उसके बड़े भाई बहन साजिशें रच रहे थे और लड़ रहे थे, उसने एक एक करके उन्हें मार गिराया। नपे तुले सटीक वार के साथ उसने सुनिश्चित किया कि कोई अन्य उत्तराधिकारी न बचे। उसका अंतिम कृत्य भयानक और विभत्स दोनों था। उसने अपने कटे हुए भाई बहनों के बालों को एक साथ बांधा और उनके सिर अपने पिता सम्राट के सामने प्रस्तुत किए। और सम्राट वह प्रसन्न था। एक ठंडा और व्यवहारिक व्यक्ति होने के नाते उसने अपने सबसे छोटे बेटे की क्रूर कार्यक्षमता की प्रशंसा की। उसका मानना था कि सिंहासन को आखिरकार उसकी शक्ति के योग्य शासक मिल गया है। लेकिन जैसे ही सम्राट ने अपने नए उत्तराधिकारी की घोषणा करने के लिए कदम बढ़ाया, एक खंजर ने उसकी छाती को चीर दिया। खून बह निकला। पिता की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। उसके सामने उसका बेटा खड़ा था। उसके होठों पर एक मासूम मुस्कान थी और उसकी लाल आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। इंतजार करना उबाऊ होगा। इन डरावने शब्दों के साथ युवा राजकुमार सिंहासन पर काबिज हो गया, रनेलो एक्टेलस। और आज वह वेदी के सामने खड़ा है। एक शादी भव्य कैथेड्रल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। शाही लाल रंग के बैनर हवा में धीरे धीरे लहरा रहे हैं। हवा ताजे गुलाबों की खुशबू से महक रही है। फिर भी इस सुंदरता के नीचे एक अटूट तनाव छिपा है। वह उसके बगल में खड़ी है, एक्टलस के सम्राट की पत्नी। एक अत्याचारी सम्राट के साथ विवाह के बंधन में फंसी और बेची गई। जब पादरी बोलता है तो उसके हाथ कांपते हैं। उसकी उंगलियों में अंगूठी का वजन अचानक असहनीय हो जाता है। अगर मैं इसे अभी गिरा दूं, तो क्या इसके खत्म होने तक मेरा सिर मेरे शरीर से जुड़ा रहेगा? वो थूक निगलती है। उसकी उंगलियां नाजुक बैंड के चारों ओर कस जाती हैं। रनेलो उसी विचलित करने वाले मनोरंजन के साथ देख रहा है। यह उसके लिए मनोरंजन है, एक खेल। वह उसकी उंगली में अंगूठी सरकाती है और बदले में वह भी वही करता है, जानबूझकर, सटीक रूप से, जैसे कि उसकी नियति के चारों ओर बेड़ी डाल रहा हो। अब आप वधू को चूम सकते हैं। उसका दिल रुक जाता है। समय असहनीय रूप से खिंच जाता है। वह खुद को तैयार करती है। उसके शरीर की हर नस तनाव में है। फिर भी कुछ नहीं, सन्नाटा। वह हिल क्यों नहीं रहा? झांकने की हिम्मत करते हुए वह अपनी पलकें उठाती है। क्या वह इसे छोड़ देगा? उसकी हरी आंखों में उलझन झलकती है जब वह उसे ऊपर देखती है। रनेलो एक्टालस, साम्राज्य का राक्षस, वह सम्राट जिसने सिंहासन तक अपना रास्ता खुद बनाया, फिर भी उसके सामने खड़ा, सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ, कोमल पंखुड़ियों और भव्यता से घिरा हुआ। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रहा है। उसकी मुस्कान शांत है, खून से सने हाथों वाले व्यक्ति के लिए शायद बहुत ज्यादा सौम्य है। जब वह करीब झुकता है तो वह अकड़ जाती है। अगर तुमने अपनी आंखें खोलने के लिए 5 सेकंड और इंतजार किया होता, वह सुस्त आवाज में कहता है, तो मैं सच में ऊब जाता। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने उसे चूम लिया। जैसे ही उनका चुंबन गहरा हुआ, उसके विचार गूंजने लगे। ये एक उपन्यास के अंदर की दुनिया है। एक ऐसा उपन्यास इसे वो बहुत अच्छी तरह जानती है। और अब वो खुद नहीं रही। वो बस उस दुल्हन के शरीर में आ गई है जो इस अत्याचारी सम्राट से शादी करने के लिए गलियारे से गुजर रही थी। वह फूल जो पाताल में भी खिलता है नामक उपन्यास सम्राट रेनलो की दुखद कहानी बताता है। वह अपनी निरंतर विजय और विनाश के लिए जाना जाता था। इन्हीं अभियानों में से एक के दौरान उसका सामना सेंट टेस सर्फिना से हुआ। उससे मंत्रमुग्ध और विकृत रूप से आकर्षित होकर रेनेलो ने उसे मंदिर से अगवा कर लिया और उसे अपना बनाने का संकल्प लिया। फिर भी सराफिना ने कभी उसके अंधेरे के आगे घुटने नहीं टेके।
इसके बजाय उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई और भी चमकने लगी। वह जितना विरोध करती, रानेलो उतना ही जुनूनी होता गया। उसकी मासूमियत को कलंकित करने की उसकी इच्छा एक अतृप्त पागलपन में बदल गई। ईर्ष्या और व्यामोह पैरानोया से ग्रस्त होकर रानेलो ने सेराफिना के पहले प्यार ईडन की हत्या कर दी, जो एक पवित्र योद्धा था जिसने उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी। क्रूरता के इस अंतिम कृत्य ने सेराफिना के संकल्प को तोड़ दिया और अपने दुख और गुस्से में वह सम्राट के खिलाफ हो गई। उसके क्रोध ने रानेलो के पतन का मार्ग प्रशस्त किया और अंत में उसे मृत्युदंड दिया गया। पुनर्जन्म लेने वाली मुख्य पात्र हालांकि खुद को सेराफिना की भूमिका में नहीं पाती है, बल्कि एक मामूली पात्र महारानी के रूप में पाती है। उपन्यास में एक महत्वहीन पात्र जो केवल सम्राट द्वारा जल्दी मार दिए जाने के लिए जानी जाती है। साम्राज्य सख्त एक विवाह नियमों का पालन करता है और चूंकि तलाक असंभव है, इसलिए नई दुल्हन लाने का एकमात्र तरीका पुरानी को मारना था। उपन्यास में महारानी के नाम का उल्लेख तक नहीं किया गया है, एक ऐसा पात्र जिसका एकमात्र उद्देश्य मरना था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अगर वह शादी से पहले इस दुनिया में आ जाती तो वो भाग सकती थी, अपनी मौत का नाटक कर सकती थी, लेकिन अब वो पहले से ही यहाँ थी। उस राक्षस से शादी कर चुकी थी जो उसे मार डालेगा। वह क्या कर सकती थी? अकेले इस विचार ने ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। रानेलो को वश में करना, वह आदमी जिसने शहरों को जलाकर राख कर दिया, जिसने मनोरंजन के लिए सेनाओं का कत्लेआम किया, उसे लगभग उल्टी आने को हुई। बिल्कुल नहीं। जीवित रहने के लिए कुछ और चाहिए था, कुछ चतुर, कुछ अप्रत्याशित। उसे याद आया कि कैसे महारानी द्वारा रानेलो के ठंडे व्यवहार पर सवाल उठाने की कोशिशों ने ही उसे और अधिक ध्यान देने योग्य बना दिया था, जिससे उसकी नियति तय हो गई थी। वही गलती दोहराने से बचने के लिए उसने अदृश्य रहने का संकल्प लिया। योजना स्पष्ट हो गई। जिस दिन रानेलो मंदिर के लिए रवाना होगा, मुख्य पात्र अपनी मौत का नाटक करेगी। उसने तर्क दिया कि संतों के प्रति अपने जुनून में डूबा हुआ रानेलो महारानी के निधन की पुष्टि करने की जहमत नहीं उठाएगा। यह नपा तुला कदम उम्मीद की एक किरण देता है, महारानी के लिए लिखे गए दुखद अंत से बचने का एक मौका। जैसे ही उसे विश्वास होने लगा कि जीवित रहना उम्मीद से आसान हो सकता है, एक अचानक हुई मुठभेड़ ने उसकी गुमनामी के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। उसके सामने कोई ऐसा खड़ा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो मुस्कुराया। क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो महारानी? उसकी सांसें थम गई। नहीं, वो हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन बहाना ढूंढने की कोशिश में शब्द उसका साथ छोड़ गए। एक गलत कदम, उसका पैर फिसल गया। वह बेढंगे तरीके से फर्श पर गिर पड़ी। यह अपमानजनक था, लेकिन शायद इससे उसे समय मिल जाए। शायद अगर वह खुद को कमजोर और दयनीय दिखाए तो वह उसमें दिलचस्पी खो दे। इसके बजाय उस आदमी की ओर से एक धीमी मनोरंजक हंसी सुनाई दी। वह और करीब आया। मैं तुम्हें सफाई देने का एक मौका दूंगा। उसका दिमाग दौड़ने लगा। सोचो सोचो सोचो, मुझे एक पुरानी बीमारी है महाराज। वह अचानक बोल पड़ी। इस वजह से आपके सामने बोलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। रानेलो ने एक भौं ऊपर उठाई। जब उसे प्रस्ताव मिला था तब उसने ऐसी किसी बात के बारे में नहीं सुना था। उसने और सोचने की कोशिश की, एक और बहाने के लिए हाथ पांव मारे। यह अक्सर नहीं होता है, और इसके अलावा यह आपकी शक्तिशाली आभा ऑरा के कारण संभव है। वह हंसा और करीब झुकते हुए बोला, ओह, तो तुम्हारे अनुसार ये मेरी गलती है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। डर ने उसे जकड़ लिया। एक गलत कदम और वह मुझे अभी खत्म कर सकता है। उसने और बहानों के साथ उसे मनाने की कोशिश की। उसकी आवाज नपी तुली और सावधान थी। रानेलो की आंखें मनोरंजन से चमक उठी। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरा चेहरा देखने से बचती रहोगी? वह जानती थी कि उसे उगने से पहले जल्दी जवाब देना होगा। उसे नाराज न करने की इच्छा से उसने हिचकिचाते हुए ऊपर देखा तो उसे अपने ठीक सामने पाया। वह भी घुटनों के बल बैठा था। वह मुस्कुराया।
कम से कम तुम मनोरंजक तो हो, इसलिए मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें चुना। रनेलो ने अपना हाथ उठाया, धीरे से उसके होठों को सहलाया। होशियार और फुसफुसाया, उसकी इस बात के लिए तारीफ करते हुए कि वह जानती थी कि उसके नाराज होने से पहले कब पीछे हटना है। लेकिन फिर उसका हाथ उसकी गर्दन पर गया। उसकी पकड़ मजबूत हो गई। क्योंकि मैं अच्छे मूड में हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। उसकी आवाज शांत थी, लगभग मनोरंजक। मुझसे एक सवाल पूछो, मैं शालीनता से जवाब दूंगा। वह हिचकिचाई, फिर अपनी हिम्मत जुटाई। मैं ही क्यों? वो हंसा, अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए। अनुमानित, बेशक वो यही पूछेगी। और क्योंकि यह इतना स्पष्ट था, उसे ये पूरी तरह से उबाऊ लगा। फिर भी चूंकि उसने वादा किया था कि वो जवाब देगा, अपनी पकड़ ढीली करते हुए वह पीछे झुका और बोला, जब मैंने शादी करने की अपनी इच्छा की घोषणा की तो रईसों ने मुझे अपनी बेटियों के चित्र भेजे, इतने सारे कि वे मेरे विशाल कमरे की हर दीवार को ढक सकते थे। उसने अपनी गर्दन उसकी ओर थोड़ी झुकाई। क्या तुम जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? उसने जल्दी से जवाब दिया, ताकि आप सबका चेहरा साफ देख सके। अंदर ही अंदर उसे संतुष्टि महसूस हुई। उसने मुझे इसलिए चुना होगा क्योंकि मेरा चेहरा उन सब में अलग था। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाती, एक खंजर उसके पास से निकल गया, जिससे वह चौंक गई। उसने ऊपर देखा। यह रनेलो था जिसने उसे फेंका था। उस रात उसने जारी रखा, मैंने भी वही किया। मैं अपने कमरे में बैठा और एक खंजर फेंका। जिस पर वह लगा, वह मुस्कुराया, तुम्हारे चित्र की बाईं आंख को चीर दिया। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। वह अचानक खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? सवाल ने उसे चौंका दिया। उसने अपनी याददाश्त खंगाली, महारानी का नाम याद करने की कोशिश की। एंजेलिका विनियार्ड्रो। रेनेलो की आंखें चमक उठी। और तुम्हारा परिवार तुम्हें क्या बुलाता है? एंजी। वह हंसा, अपने पैर से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए। कड़ी मेहनत करो ताकि मैं तुमसे ऊब न जाऊं। उसने जबरदस्ती एक मुस्कान दी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बिना एक शब्द कहे वह कमरे से बाहर चला गया। उसने कांपते हुए सांस छोड़ी, आखिरकार राहत महसूस की। फर्श पर लेटते हुए उसने एक छोटी थकी हुई हंसी छोड़ी। कम से कम मैं आज तो बच गई। सच तो यह था कि उसे महारानी का असली नाम तक नहीं पता था। शायद मैंने जिस नाम का जिक्र किया वो उस महारानी का था जो सेराफिना से मिलने से पहले मर गई थी। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी शादी के दिन जीवित रहने में सफल रही थी, और ये अपने आप में एक उपलब्धि थी। जब वह सो रही थी तो उसे अपने पीछे हलचल महसूस हुई। एक आवाज गिनती गिनने लगी। उसकी आंखें झटके से खुल गईं। गिनती खत्म होने से पहले उसे उठना था। तात्कालिकता को समझते हुए वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसकी नजर अपने बगल में गई। रनेलो वहां बैठा था, उसकी नंगी छाती दिख रही थी। वो यहाँ क्यों है? जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो, उसने जवाब दिया, अपने कमरे में वापस जाना कष्टदायक था। उसकी सांसें थम गईं। क्या मैंने ये जोर से कहा? लेकिन वो करीब झुका, उसकी ठुड्डी पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे के भावों ने सब कुछ कह दिया। एक मूर्ख भी इसे पढ़ सकता है। वह खड़ा हो गया, अपने निचले हिस्से को चादर से ढकते हुए। कितनी आलसी महारानी है, 9 बजे के बाद जाग रही है। सदमे की एक लहर उस पर दौड़ गई। एक महारानी देर तक नहीं सो सकती। वह कमरे से बाहर चला गया, जबकि वह वहां स्तब्ध बैठी रही। किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? जल्द ही मुख्य दासी पास आई। महारानी, क्या मैं आपके स्नान की तैयारी करूं? जैसे ही वह गर्म पानी में डूबी, उसका दिमाग दौड़ने लगा। आज की तारीख क्या है? उसने दासी से पूछा। जवाब के आधार पर गणना करने के बाद उसे एहसास हुआ कि रेनलो के मंदिर में सराफिना से मिलने में ठीक 7 महीने बचे थे। जैसे जैसे इस शरीर की यादें स्थिर हुई, उसने महारानी के अतीत के बारे में और अधिक जाना। उसके 3 भाई बहन थे। वह एक कुलीन महिला थी, जिसका अर्थ था कि उसके पास जीवित रहने के लिए उपयोगी ज्ञान था। अगर उसे भागना पड़ा तो उसे पता होना चाहिए कि किस देश में शरण लेनी है। देश का चुनाव मायने नहीं रखता था। वसंत आने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। जिस क्षण रनेलो, सरफिना और उसका प्रेमी एक दूसरे के सामने आएंगे, साम्राज्य का पतन शुरू हो जाएगा। उसका एकमात्र ध्यान जीवित रहने पर था।
नाश्ते के समय उसने नौकरों का निरीक्षण किया। उपन्यास की तरह ही वे अपना काम करते थे, लेकिन अपने कर्तव्यों से परे कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। उत्साहित होकर उसने उनके नाम पूछे। मुख्य दासी मुस्कुराई और अपना परिचय दिया। जब उसने खाना खत्म कर लिया तो उसने दिन के अपने कार्यक्रम के बारे में पूछा। महारानी, आपके लिए कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं है? मुख्य दासी ने उसे सूचित किया। कोई कर्तव्य नहीं? मुस्कुराई। छुट्टी का दिन बुरा नहीं था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसके पास 7 महीने थे। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ और उसके अगले दिन भी बार बार जवाब वही रहा। उसके पास कोई कर्तव्य नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। एक महारानी इतनी खाली नहीं हो सकती। वे महल के बजट, सामाजिक मामलों और कुलीन संबंधों को संभालती थी, लेकिन किसी ने उसे कोई दस्तावेज नहीं सौंपा। वे उसे नजरअंदाज कर रहे थे। वह बिस्तर पर लेटी थी, आरामदायक लेकिन बेचैन। यह जारी नहीं रह सकता था। तभी उसे याद आया कि उपन्यास में महारानी अपने साथ महल में एक निजी दासी लाई थी, लेकिन वह दासी कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगले दिन उसने मुख्य दासी से इस बारे में पूछा। वह महल में सेवा करने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। दासी ने उत्तर दिया। प्रशिक्षण? तो फिर किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने यही पूछा। दासी ने सहजता से उत्तर दिया। महारानी, आपने कभी पूछा ही नहीं। उसने अपनी जीभ काट ली। जबरदस्ती एक मुस्कान दी। अभी के लिए अनावश्यक तनाव की कोई जरूरत नहीं है। लेडी मार्का वहां बैठी थी। महारानी के पहले के व्यवहार से उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झुंझलाहट थी। उसके बेटे मार्किस जाक ने उसकी हताशा देखी और पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है। उसने महारानी के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया, जो एक छोटे देश से आई थी, फिर भी उससे बहस करने की हिम्मत की। जल्द ही उसकी बेटी सिल्विया वहां पहुंची। कभी अफवाह थी कि वह महारानी बनेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक ऐसा तथ्य जिसने लेडी मार्का को बहुत चिढ़ाया। उसने अपना खेद व्यक्त किया, याद करते हुए कि कैसे उसने कई कुलीन विवाह प्रस्तावों को ठुकरा दिया था, यह विश्वास करते हुए कि सिल्विया सिंहासन संभालेगी। अंत में उसकी बेटी को कुछ नहीं मिला। अपनी मां के विपरीत सिल्विया चीजों को अलग तरह से देखती थी। उसका मानना था कि सम्राट के रूप में उसे अपना साथी चुनने का अधिकार है। हालांकि लेडी मार्का को यकीन था कि सम्राट ने उस महिला को केवल इसलिए चुना क्योंकि वह बिस्तर पर अच्छी थी। उसने सिल्विया को कठोरता से डांटा, उसे भोली कहा। अपनी मां की बातों से आहत होकर सिल्विया रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई। इस बीच जाक ने अपनी पूछताछ जारी रखी। उसने पूछा कि क्या सम्राट अपनी शादी की रात के बाद से महारानी से मिलने गया है। लेडी मार्का ने स्वीकार किया कि वह नहीं गया था। इस खुलासे ने जाक के संदेह की पुष्टि कर दी। रानीलो की महारानी में कोई वास्तविक रुचि नहीं थी। उन्हें बस फायदा उठाने के लिए एक कमी ढूंढनी थी। लेडी मार्का के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। उसकी नजर में महारानी कमियों से भरी थी। जाक जानता था कि सम्राट राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वालों को खत्म करने के लिए जाना जाता था। हाल ही में एक महत्वपूर्ण बजट अनुमोदन चल रहा था, जिसके लिए सम्राट और महारानी दोनों की मंजूरी की आवश्यकता थी। फिर भी महारानी ने कुछ नहीं किया था। इसके बजाय वह आराम से रह रही थी। उसे नीचे गिराने का यह सही अवसर था। महारानी के साथ आई दासी आखिरकार आ गई थी, जिससे उसे राहत मिली। महल के नौकरों के विपरीत ये दासी उसे अच्छी तरह जानती थी। इस बीच लेडी मार्का और उसके अधीनस्थ उसे बहिष्कृत करना जारी रखे हुए थे, लेकिन उसने प्रतिक्रिया न देने का फैसला किया, ये मानते हुए कि ये मुसीबत मोल लेने लायक नहीं है। हालांकि एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। परिणाम स्वरूप उसे सम्राट के सामने बुलाया गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि 2 लोग पहले से ही मौजूद थे। उनमें से एक लेडी मार्का थी, जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। दूसरा एक अपरिचित व्यक्ति था। दोनों सम्राट के सामने आधे घुटने टेके हुए थे, ये समझते हुए कि उसका जीवित रहना और भी अधिक विनम्र दिखने पर निर्भर है। वह तुरंत पूरी तरह से घुटनों के बल बैठ गई, खुद को उनसे भी नीचे झुका लिया। रेनेलो ने उसके कार्यों को देखा और उसकी तत्काल अधीनता पर टिप्पणी की। उसने सवाल किया कि क्या उसे पता भी है कि उसे क्यों बुलाया गया है, या उसके पैरों की भी कोई स्थिति बीमारी है।
उसकी बातों में व्यंग्य को समझते हुए उसने जल्दी से जवाब दिया कि उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं। सम्राट ने फिर मार्किस को संबोधित किया, जिसने अपना परिचय राज्य के उप सचिव के रूप में दिया। उसने खुलासा किया कि उसने तीसरी तिमाही के लिए महल का बजट तैयार किया था, लेकिन दावा किया कि इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जो सीधे महारानी से संबंधित था। वह चौंक गई जब रानेलो ने उसकी कथित संलिप्तता के बारे में जवाब मांगा। मार्किस जाक ने आत्मविश्वास से उस पर अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि चूंकि उसका महारानी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। उसे गहरा धक्का लगा जब उसे आखिरकार समझ आया कि उसे जानबूझकर महल के मामलों से दूर क्यों रखा गया था। सौंपे गए काम की कमी लापरवाही नहीं थी, बल्कि उसे अक्षम दिखाने के लिए बिछाया गया एक सावधानी पूर्वक जाल था। जैसे जैसे आरोप बढ़ते गए, उसने पहचान लिया कि उसके अधिकांश दावे मुनगढ़ंत थे, लेकिन उसके पास उन्हें गलत साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। दासियां उसे अंधेरे में रखने में शामिल थी और एकमात्र व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर सकती थी वह सिसन थी। रनीलो ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ अपना ध्यान वापस मार्किस जाक की ओर लगाया और पूछा कि वह आगे क्या करने का इरादा रखता है। मार्किस ने वफादारी का ढोंग करते हुए जोर दिया कि वह केवल साम्राज्य के लिए न्याय चाहता है। रेनेलो के पास उन मामलों के लिए बहुत कम धैर्य था जो उसे उबाऊ लगते थे और बजट चर्चाओं में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने आरोपों के साथ खेल जारी रखा, महारानी पर खुद को सही ठहराने के लिए दबाव डाला। उसे एहसास हुआ कि रेनेलो के निर्णय लेने का तरीका खतरनाक रूप से अप्रत्याशित था। जिसे वह अप्रिय पाता था उसे वह दोषी करार देता था, और जो उसका मनोरंजन करता था उसे वह माफ कर देता था। वह जानती थी कि बजट जैसे सांसारिक मुद्दे पर उसे राजी करना व्यर्थ है। जैसे ही उसने इस कठिन परिस्थिति पर विचार किया, उसे समझ आया कि क्योंकि वह मूल उपन्यास की पाठक थी, इसलिए संभवतः वह अकेली थी जो रानेलो के वास्तविक स्वभाव को समझती थी, जबकि अन्य उसे एक क्रूर सम्राट के रूप में देखते थे जो वर्चस्व में खुशी तलाशता था। उसने एक ऐसे शासक को देखा जिसे राष्ट्र की भलाई से बहुत कम लेना देना था। उसने तुरंत इस चूक की जिम्मेदारी ली, बजट को पहले न संभालने के लिए खुद को दोषी ठहराया, लेकिन वह जानती थी कि केवल शब्द पर्याप्त नहीं होंगे। फिर उसका ध्यान भटकाने और उसका मूड हल्का करने के प्रयास में उसने एक साहसिक सुझाव दिया, सम्राट के स्वाद के अनुरूप एक मनोरंजन। उसकी लाल आंखों में दिलचस्पी की एक चमक दिखाई दी जब वह उत्सुकता से करीब झुका। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना और कमेंट्स में अपने विचार साझा करना न भूलें। अगर आपको ये मैनहवा एक्सप्लेनेशन पसंद आया और आप हमारी बढ़ती कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में